अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इन्वर्टर की सेटिंग आपको मुकम्मल सिखाऊंगा और आज नए तरीके से सिखाऊंगा आपको। हम लोग के इन्वर्टर की स्क्रीन पे खड़े होकर बार बार उसके बटन को क्लिक करके हम लोग इन्वर्टर की सेटिंग करें, बजाय इसके हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे iSolar ऐप का और इसके ज़रिए मैं आपको इन्वर्टर की सेटिंग भी सिखाऊंगा, क्योंकि इसको फॉलो करना भी आसान है। क्योंकि जब आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे थे काफ़ी सारे लोग, तो उनको जो इन्वर्टर है बार बार उनका होम स्क्रीन पर जाया जा रहा था, तो इसलिए अब हम लोग फ़ोन के ज़रिए इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे। तो आपने अगर इन्वर्टर को ऐप से पेयर कर लिया है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं किया तो आप मेरी ये वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको मुकम्मल तरीके से सिखाया है कि किस तरीके से आप iSolar ऐप से इन्वेरेक्स के इन्वर्टर को लिंक करते हैं, और इसके जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मैंने एक खास वीडियो बनाई थी, तो आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ऐप खोल ली है अपनी, और यहाँ पे मैं आपको ऐप के अंदर लॉगिन कर लूँगा। काफ़ी सारे लोगों का ऐप के लॉगिन करने का मसला आ रहा था, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं इन्वर्टर मेरे पास आ रहा है ऑनलाइन, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सारी वर्किंग कंडीशन आ रही है। पैरामीटर्स पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इसका इंटरफेस चेंज कर दिया है और अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनके ज़रिए सेटिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने इसको कैटेगरी वाइज ड्रॉप डाउन के अंदर, यानी कि हर किसी का अपने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। तो इसके अंदर जो नंबर वाइज सेटिंग है वो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग इन्वर्टर की सेटिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, ये अगर आप ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो ये है सेटिंग नंबर 18। सेटिंग नंबर 18 ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं अलार्म कंट्रोल। अब अलार्म कंट्रोल क्या है? ये जो आप बटन दबाते हैं तो बीप होती है ना हर चीज़ पे, अप के बटन पे, डाउन के बटन पे, एंटर के बटन पे, तो आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सेव होगा। ठीक है, अगली सेटिंग हमारे पास मौजूद है पीवी की। तो पीवी पे अगर आप खोलेंगे तो पीवी पे इतनी कोई खास सेटिंग इन्होंने दी भी नहीं है, क्योंकि हम, अगर आप इन्वर्टर की वीडियो आपने देखी है मेरी, इन्वर्टर की सेटिंग की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें जाके आपको पता चल जाएगा कि आप मैनुअली किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को फॉलो करा था तो आपको पता है कि इन्वर्टर की पीवी के हवाले से कोई खास सेटिंग उसमें होती नहीं है, तो हम इन्होंने इसमें सेटिंग में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे इसको भी बंद कर देंगे हम लोग। अगली सेटिंग चलते हैं हम लोग ग्रिड पे। तो ग्रिड पे हमारे पास सेटिंग नंबर 3 है ये, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एसी इनपुट वोल्टेज मोड। अब वोल्टेज मोड क्या है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अप्लायंस मोड सेट कर सकते हैं हम लोग, या यूपीएस मोड सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने से यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा और फिर आपने इस पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने सेटिंग नंबर 3 सेट कर दी। ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, रेफरेंस मिल सके कि हम कौन सी सेटिंग सेट कर रहे हैं, और इसको वीडियो को फॉलो करके आपको पता चल सके कि हम क्या चीज़ हम लोगों ने सेट की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रिड को भी बंद कर दिया। ग्रिड की भी सिर्फ इतनी ही सेटिंग थी। तो आपने आप खोल लेनी है ड्रॉप डाउन यहाँ पे बैटरी की। तो अब बैटरी के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, तो बैटरी की सेटिंग पे अगर हम लोग चलें तो बैटरी की सेटिंग सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है सेटिंग नंबर 30 कहलाती है ये हमारे पास, और ये है बैटरी इक्वलाइजेशन। अब बैटरी इक्वलाइजेशन क्या है, ये काफ़ी टाइम बाद आती है, यानी कि 30वें नंबर पर आती है इन्वर्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बैटरी के अंदर इन्होंने खासतौर पर इसको दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो बैटरी आपके जो सेल्स होते हैं वो अक्सर जब इस्तेमाल होती है, खासतौर पर हैवी लोड पर, यानी कि इन्वर्टर वगैरह पर इस्तेमाल हो रही होती है, रोज़ हर घंटे बाद, हर रोज़ कितनी दफ़ा लाइट जाती है, लाइट आती है, तो आपकी जो बैटरी है वो कमज़ोर हो जाती है। उसके कुछ सेल कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ सेल आपके नॉर्मल रहते हैं, यानी कि बैटरी जो है वो अनईक्वल हो जाती है। कुछ सेल कम ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, कुछ सेल जो है वो ज़्यादा ड्रेन नहीं होते दूसरों के मुकाबले। तो यहाँ पे आप इसको जब ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, नीचे हम जो सेटिंग देंगे तो ये बेसिकली उसको थोड़े से हैवी वोल्टेज से चार्ज कराएगा, वो भी ये वोल्टेज भी इसमें देंगे। तो जब आप हैवी वोल्टेज से जब ये चार्ज कराएगा ना इसको, तो उससे क्या होगा कि आपके कमज़ोर सेल भी जान पकड़ लेंगे। इसके अलावा जो आपके नॉर्मल सेल हैं वो भी मज़ीद जो है वो अपने लेवल पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, तो यहाँ पे ऑन करने के बाद आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं जो कि है बैटरी इक्वलाइजेशन नाउ। अब ये इन्वर्टर में 36 नंबर सेटिंग है, और इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कि आज हम जब ऑन करें, इक्वलाइजेशन की सेटिंग करें इसमें, तो आज हम इसको फ़ौरन से ऑन कर दें, यानी कि आज ये पहली दफ़ा परफॉर्म हो बैटरी इक्वलाइजेशन। उसके बाद फिर 30 दिन काउंट करें, या जितने भी दिन हम इसको सेट करेंगे तो ये उसको काउंट करे और फिर दूसरी दफ़ा करे। तो आज इसको ऑन करने का मतलब ये है कि आज ये पहली दफ़ा कर देगा, फिर अगली दफ़ा दूसरी दफ़ा करेगा। या फिर इसको जब आप ऑन नहीं करेंगे और सिर्फ इसको ऑन करेंगे, यानी बैटरी इक्वलाइजेशन को ऑन करेंगे और सेटिंग करेंगे, तो ये पहली दफ़ा 30 दिन बाद करेगा। आज से ही गिनना शुरू कर देगा, पहली दफ़ा बाद में 30 दिन बाद करेगा। तो इसमें सिर्फ ये ऑप्शन है जो बैटरी इक्वलाइजेशन नाउ से आपको समझ आ रहा है। अगली सेटिंग हमारे पास मौजूद है बैटरी टाइप की। तो बैटरी टाइप यहाँ पे हमारे पास मौजूद है AGM, फ्लडेड, यूज़र, पिलियन, LIB, LIC, ISC और IPW जिसको हम बोलते हैं इन्वेरेक्स पावर वॉल। तो यहाँ पे AGM हमारी ड्राई बैटरीज के लिए होता है, फ्लडेड हमारी लेड एसिड बैटरीज, और
टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ के लिए होता है। इसके अलावा यूज़र डिफाइन पे आपने इसको सेट करना होता है। यूज़र डिफाइन पे जब सेट करेंगे तो आप ये सारी नीचे की सेटिंग आपको दिख रही है, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने यूज़र डिफाइन सेलेक्ट कर लेना है। अगली हमारे पास सेटिंग है मैक्स चार्ज करंट। यहाँ पे मैक्स चार्ज करंट हमने सेलेक्ट करना है। अब मैक्स चार्ज करंट क्या है यहाँ पे, जो कि हम बैटरी चार्जिंग करंट देते हैं यहाँ पे, और ये 2 नंबर सेटिंग है इन्वर्टर के अंदर। इसमें समझने वाली बात ये है कि हमारे पास 2 बैटरी यहाँ पे मौजूद है 100 एम्पेयर की। इनको ऐड करके बनाया जाए, इनकी पावर बनाई जाए, तो यहाँ पे ये बेसिकली हमें 200 एम्पेयर आवर का बैकअप देंगी। अब अगर आपने मेरी बैकअप वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। उससे आपकी जो बैटरी का बैकअप है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट निकलेगा, और आपकी जो कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा होता है ना कि आपने कैलकुलेट करके बैटरी लेते हैं फिर भी आपकी बैटरी जो है वो मुकम्मल तौर पर सही से बैकअप नहीं दे रही, तो उसकी वजह ये होती है कि आपने कुछ वैल्यूज उसमें ऐड नहीं की होती। तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसके जरिए आप एग्जैक्टली जो आपकी ज़रूरत का साइज़ है वो आप निकाल सकते हैं बैटरी में। यहाँ पे मैंने ली है 100 एम्पेयर की 2 बैटरीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 100 एम्पेयर की 2 बैटरीज लेनी। अब ये एक बैटरी 100 एम्पेयर की है, मैं मिला के ये इनकी पावर हो गई 200 एम्पेयर। अब 200 एम्पेयर का मतलब ये है अगर हम 10% रूल लगाएं तो 10% रूल के हिसाब से यहाँ पे हमें सेटिंग में सेट करना चाहिए 10 एम्पेयर, क्योंकि हमारी हर बैटरी को 10 एम्पेयर मिलेंगे, इसको भी 10 मिलेंगे, इसको भी 10 मिलेंगे। तो इससे मतलब क्या है कि दोनों को 10-10 एम्पेयर मिलेंगे, जो कि इसका रूल भी है 10% रूल। अब 10% रूल के हिसाब से जो बैटरी आपको पता है कि 10 घंटे में चार्ज होती है। अब यहाँ पे आपकी 200 एम्पेयर की बैटरी हो सकती है, 300 एम्पेयर की बैटरी हो सकती है, कितने भी एम्पेयर की बैटरी होगी वो हर घंटे 10% बढ़ेगी। अब इसकी वजह मैंने यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हुई थी लोगों को वो ये कि यहाँ पे मैंने 20 सेलेक्ट किया था और मैंने यहाँ पे अभी भी 20 ही सेलेक्ट किया हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि काफ़ी सारे लोग समझ रहे थे, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन में 100 एम्पेयर की बैटरी दी थी मैंने 2, तो यहाँ पे लोग समझ रहे थे कि 200 एम्पेयर आवर की वजह से रखा। ये एम्पेयर आवर आपका बैकअप टाइम है, ये करंट नहीं है, इसको आपने करंट नहीं लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10% रूल ही लगाना है आपने, लेकिन आपने वो जब लगाना है जब आप किसी चार्जर से चार्ज कर रहे हो। अब आपको पता है कि सोलर तो हमारे यहाँ कभी पाकिस्तान के अंदर 10 घंटे तो होता ही नहीं है, और 10 घंटे अगर होता भी है तो उसमें से मुश्किल से वो 7 से 8 घंटे सही से बिजली पैदा करता है। अब यहाँ पे अगर आपको पीछे आपने देखा हो तो वो बोल रहा है कि मैक्सिमम चार्जिंग करंट सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट का मतलब ये है कि आपकी जो अवेलेबल जितनी भी बिजली हो ये इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपकी अगर आप 10 सेलेक्ट करेंगे, आपके इन्वर्टर में 20 एम्पेयर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, फिर भी ये उसको चार्ज नहीं करेगा। अब 10 घंटे तो इसको फिर 10 एम्पेयर के हिसाब से लगेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 15% का फॉर्मूला। 15% से क्या होता है कि सोलर से कि आपकी बैटरी एक तो थोड़ी सी तेज़ी से चार्ज होती है, तो जिसका नुकसान इतना नहीं है, और आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होती है। वरना तो आपकी बैटरी 8 घंटे में सिर्फ 80% ही चार्ज होगी। 15% का रूल लगाने से क्या होता है कि अगर 10 एम्पेयर की बैटरी है तो मैं उसकी जगह सेट करूँगा 15 एम्पेयर। अब 15 एम्पेयर सेट करने से क्या होगा कि वो तकरीबन जहाँ 10 घंटे चार्ज हो रही थी वहाँ पर ये 7.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी मेरी बैटरी। अब 7.5 घंटे तो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि 7.5 घंटे तकरीबन सोलर होता है। अब यहाँ पे ये बात याद रहे कि आपके इन्वर्टर में 15 एम्पेयर की सेटिंग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 एम्पेयर सेलेक्ट किया था। तो आप चाहें तो 10% का रूल लगा सकते हैं, आपकी बैटरीज सेफ रहेंगी। लेकिन ये बात भी याद रहे कि आपकी बैटरीज 100% चार्ज नहीं होंगी 10% के हिसाब से। अगर सिर्फ आप सोलर से चार्ज करना चाहते हैं तो 8 घंटे सूरज निकलेगा तो 80% जो बैटरी है वो आपकी सोलर से चार्ज हो जाएगी, और बाकी 20% आपको वापडा से चार्ज करानी पड़ेगी अगर आप बैटरी को 100% यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे अब 15 तो वैल्यू है नहीं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 20 एम्पेयर सेलेक्ट करी थी, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने इसका 10% समझ लिया था हमारे टोटल बैकअप टाइम का। ये 10% वो 10% नहीं है, ये 20 एम्पेयर 15 एम्पेयर की वजह से रखा है मैंने। अब इससे क्या होता है कि मेरी बैटरी जो है वो थोड़ी जल्दी चार्ज होती है, यानी कि सोलर के अंदर ही चार्ज हो जाती है। इसीलिए रिकमेंड की जाती है कि थोड़ी सी बर्दाश्त वाली बैटरी रखा करें, जो कि हम लोग कहते हैं जिसको ट्यूबुलर बैटरी आप ले लें। लेड एसिड बैटरी ये बर्दाश्त नहीं करती ये चीज़ें, हाँ, लेकिन टॉल ट्यूबुलर थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग बर्दाश्त कर लेगी। तो यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस में इतना कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको फिर रेकमेंड करूँगा कि आप अगर रखना चाहें तो 10% रख सकते हैं, लेकिन ये 10% रूल खास तौर पे चार्जर्स के लिए है जिनमें आपको 10 घंटे तक बिजली दे सकते हैं। अब सोलर से तो हम दे नहीं सकते इसको 10 घंटे बिजली, तो हमें सिर्फ 7.5 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें अपनी पूरी चार्ज करवानी होंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 20 एम्पेयर सेलेक्ट किया है। तो आपने क्या करना है कि आपने एक बैटरी लेनी है। अब 100 एम्पेयर की बैटरी ना आपकी, तो आपने यहाँ पे 10 एम्पेयर सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ में कनेक्टेड होगी तो इसके एम्पेयर सेम रहेंगे। इसी वजह से आप यहाँ पे 10 एम्पेयर रख दें, लेकिन ये 10 घंटे लेगी चार्ज होने में, ये बात आप याद रखिएगा। तो फिर आपको इसमें साथ वापडा भी ऑन करनी पड़ेगी। अब ये बात भी याद रहे कि हर वक्त ये 20 एम्पेयर नहीं देगी। यहाँ पर हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि जब अवेलेबल हो तब ही 20 एम्पेयर दे, वरना ये इससे नीचे ही रहेगा। आप जब भी इन्वर्टर की स्क्रीन पे जाकर देखेंगे ना तो आपको मिलेगा क्या
कि इन्वर्टर जो है वो कभी 12 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, कभी 10 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, कभी 13 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो 20 से ज़्यादा, हम यहाँ पे मैक्सिमम देखें, यहाँ पे इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है कि हम 20 मैक्सिमम चार्ज से करंट सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जिसको हम बैटरी चार्जिंग करंट कहते हैं, सोलर से चार्जिंग करंट कहते हैं, लेकिन ये सोलर से असल में चार्ज नहीं कर रहा होता, यहाँ पे ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट ले रहा होता है यहाँ पे हमसे। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको जो दे रहे हैं वो मैक्सिमम दे रहे हैं कि 20 से आप ज़्यादा हरगिज़ ना जाए, क्योंकि 20 ऑलमोस्ट डबल वैल्यू है इसकी कैपेसिटी की। अगली सेटिंग में चलते हैं, तो अगली सेटिंग में हमारे पास कह रहा है मैक्सिमम चार्ज करंट ग्रिड। तो यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी, ये 11 नंबर सेटिंग है, यहाँ पे हम लोग इसमें वही सेम वैल्यू जो कि सोलर में यानी कि हमने मैक्सिमम में दी है वही हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको कम भी देना चाहेंगे ना तो ये कम भी इसको अलाउ नहीं करता। आपको या तो इससे ज़्यादा रखनी पड़ती है मैक्सिमम चार्ज करंट से, या फिर आपको इसके बराबर रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम 20 को भी 20 सेलेक्ट कर देंगे। अगली सेटिंग हमारे पास मौजूद है 12 नंबर सेटिंग, जिसको हम पॉइंट बैक टू यूटिलिटी कहते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास जो कि है बैटरी कट ऑफ डिस्चार्ज वोल्टेज व्हेन ग्रिड इज अवेलेबल। अब जब ग्रिड आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि बिजली आ चुकी हो, फिर भी आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये जाता है तकरीबन डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 23 होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप करा हुआ क्योंकि मेरे पास डीप साइकिल बैटरी है, तो आप इसको भी 22 तक सेलेक्ट कर लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगली हमारे पास सेटिंग है बैटरी री डिस्चार्जिंग वोल्टेज व्हेन ग्रिड इज अवेलेबल। अब ये कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पे हम अपनी बैटरी जो है वो कितनी फुल रखते हैं, फुल यहाँ पे रखते हैं। अब इन्होंने काफ़ी सारे चीज़ों के ना नाम चेंज किए हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम बैटरी को फुल जितना भी होगी हमारी तो वो रखते हैं। तो यहाँ पे हमने 27 के बजाय मैंने इसको 26 किया हुआ, क्योंकि मैं बैटरी को और इसकी लो पॉइंट को भी और फुल पॉइंट को भी एक पॉइंट नीचे लेके आ गया हूँ। तो आप यहाँ पे 27 रख सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 27 ही होती है। अगली सेटिंग हमारे पास मौजूद है जो कि है बैटरी मैक्सिमम वोल्टेज। अब बैटरी मैक्सिमम वोल्टेज बेसिकली यहाँ पे बल्क चार्जिंग वोल्टेज है, जो कि 26 नंबर सेटिंग होती है हमारे इन्वर्टर के अंदर। यहाँ पे हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं 29.6। ये मुझे बहुत अच्छी सेटिंग दे रही है और इसका बैकअप भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, और बैटरीज में भी ज़्यादा नुकसान नहीं दिख रहा। अच्छा, बैटरीज को नुकसान सबसे ज़्यादा कैसे होता है, जब आपको कैसे फील हो रहा है कि मेरी जो इन्वर्टर की सेटिंग है वो मेरी बैटरी को सूट नहीं कर रही, वो इस तरीके से आपको फील होता है कि एक तो आपकी जो बैटरी है वो हीटअप होने लगती है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। इसके अलावा जो उसका पानी है वो बहुत जल्दी खुश्क होने लगता है, फूलना भी शुरू हो जाती है अक्सर बैटरीज। ठीक है, अगली हमारे पास सेटिंग है यहाँ पे वोल्टेज फ्लोट। तो यहाँ पे 27 नंबर सेटिंग है, और यहाँ पे इसको हम लोग फ्लोटिंग वोल्टेज देंगे इसके, जो कि ये मेंटेन करती है। यहाँ पे हमने इसको 28 सेट किया हुआ है, वैसे डिफॉल्ट 27 होती है, मैंने 28 किया हुआ है, और यहाँ पे मुझे अच्छा बैकअप मिल रहा है। अगली सेटिंग हमारे पे मौजूद है बैटरी कट ऑफ डिस्चार्ज वोल्टेज व्हेन ग्रिड इज अनअवेलेबल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब बैटरी आपकी यूज़ हो रही हो और वो देखे कि अभी तक वापडा नहीं आई, तो अब वो क्या करे। अब वो पहले तो हमने बताया था कि 22 पे आपने कट ऑफ कर देना है, लेकिन अब वापडा नहीं आई तो अब क्या करेगा, वो 22 पे बंद कर देगा। अब इससे अच्छा ये है कि हम इसको मजीद एक वोल्टेज ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मेरी डीप साइकिल बैटरी, तो मैंने आपको फिर बताया कि इसी का फ़ायदा है कि मैं इसको 21 तक ले जाता हूँ। ये वैसे भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में भी ये आपकी एक वोल्टेज नीचे ही होती है, यानी कि ये 22 पे होती है, और आपकी जब वापडा अवेलेबल होती है तब ये 23 पे उन्होंने सेट की हुई होती है। तो यहाँ पे मैं इनको दोनों चीज़ों को सबको एक वोल्टेज नीचे लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने 29 नंबर सेटिंग सेट कर दी है 21 वोल्टेज। अगली सेटिंग हमारे पास मौजूद है वो है इक्वलाइजेशन वोल्टेज, जो कि 31 नंबर सेटिंग है। 31 नंबर सेटिंग में हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे हमने इसको सेट किया हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू यही है, और मैंने भी इसको यही सेट किया हुआ है। ये है 29.2। तो 29.2 पे ये जो आपको मैंने बताया ना कि ये फुल पावर से जब चार्ज करेगी, तो कितने पावर से चार्ज करेगी, 29.2 वोल्टेज से सही तरीके से इसको फुल तरीके से चार्ज करेगी, ताकि आपके सारे सेल जो हैं वो बराबर हो जाएं। अच्छा, अगली सेटिंग हमारे पास मौजूद है इक्वलाइजेशन टाइम। इक्वलाइजेशन टाइम हमारे पास क्या है, इक्वलाइजेशन टाइम हमारे पास है यहाँ पे 60 मिनट। ये 60 मिनट है, यहाँ पे ये 33 नंबर सेटिंग इन्वर्टर के अंदर होती है। उसके बाद फिर हमारे पास अगली सेटिंग मौजूद है जो कि है इक्वलाइजेशन टाइम आउट। अब ये क्या है कि बेसिकली ये है कि आपको 60 मिनट का जो प्रोसेस है वो कितनी देर में शुरू हो और कितनी देर में खत्म हो। तो ये इस तरीके से हम लोग सेट करते हैं। तो 30 मिनट इसको पहले दे देंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये 30 मिनट में शुरू हो और 30 मिनट में ही खत्म हो जाए। तो 120 भी ये भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंपनी की तरफ से आती है, और मेरे ख्याल से ये भी बहुत अच्छी वैल्यू है, ये भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है मुझे। अगली अगर सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इक्वलाइजेशन इंटरवल। इंटरवल क्या है कि कितने दिन आपने सेट करना है। यहाँ पे आप डेज सेलेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली, जो भी आप वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो 30 दिन आते हैं। अगर आपकी बैटरी न्यू नहीं है तो फिर आप इसको 30 दिन सेलेक्ट कर लें, 30 दिन में एक दफ़ा ये प्रोसेस हो जाए तो अच्छी रहती है बैटरी आपकी। अगर आपकी बैटरी नई है तो आप फिर इसको 90 दिन तक भी ले जा सकते हैं, कि आपकी जो साल में सिर्फ 4 दफ़ा ही होगी, यानी कि 3 महीने बाद ये प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको 30 सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन वैसे मैंने इसको ऑन अभी फिलहाल नहीं किया, तो मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी अपने बैटरी के सेल्स को इक्वल करने की, क्योंकि बैटरी भी मेरी सही रिस्पॉन्स दे रही है।
है। इसके अलावा बैटरी के सेल्स को कैसे चेक करते हैं, आपने इसका क्या करना है कि ग्रेविटी मीटर होता है वो आपने लेना है और तमाम सेल्स बैटरी को फुल चार्ज करना है और फिर आपने उसमें से उसका जो सैंपल है वो ले लेंगे, तो आप देख लें कि आपके सारे सेल जो है वो बराबर है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से बैटरी की ग्रेविटी और इसके सेल जो है देखते हैं कि कौन सा सेल कमजोर है और कौन सा सेल कमजोर नहीं है। अगली अगर सेटिंग की बात करें तो हमारे पास आउटपुट की कैटेगरी आ जाती है। अब आउटपुट की कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सेटिंग नंबर 6 जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओवरलोड रीस्टार्ट। अब ओवरलोड रीस्टार्ट क्या है कि वही वाली बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ये अगर ओवरलोड की वजह से खुदा ना खास्ता बंद होता है तो वो क्या करेगा कि हर थोड़े से 5 मिनट बाद ये जब बंद होने के खुद से दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए। अब इसमें नुकसान क्या है कि हो सकता है कि वो ओवरलोड अभी भी हटा ना हो जिसकी वजह से ये बंद हुआ है, तो फिर ये क्या करेगा, ये स्टार्ट होने की कोशिश करेगा, ओवरलोड दोबारा मिलेगा इसको, ये फिर बंद हो जाएगा, फिर 5 मिनट बाद ये कोशिश करेगा, तो ये इस तरह से इसका साइकिल बनता रहेगा, तो ये वो होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑन ना करें, बल्कि आप इसको बोलें कि अगर ये इन्वर्टर ओवरलोड की वजह से बंद हो गया है तो अब ये बंद रहे, अब हम हाथ से आगे यानी कि मैनुअली इसको खुद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे आप डिसेबल रखें इसको। ओवरलोड बाईपास की अगर सेटिंग हम लोग बात करें तो अगली सेटिंग है हमारे पास 23 नंबर सेटिंग जो कि है ओवरलोड बाईपास। ओवरलोड बाईपास क्या है कि खुदा ना खास्ता आप कोई ऐसी चीज चला जाते हैं जो कि एक तो इन्वर्टर की लिमिट से भी ज्यादा है, जैसे कि हमारे पास इन्वर्टर है 4 किलोवाट का, 4 किलोवाट से ज्यादा है। अब क्योंकि हमारी बैटरी का जो ब्रेकर होगा वो उस हिसाब से लगा हुआ, 4 किलोवाट के हिसाब से लगा हुआ ना, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग इसको 117 एम्पेयर का ब्रेकर ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि जब वो 4 किलोवाट बैटरी पे मोड पे जब लेगा तो बैटरी से फिर वो यानी कि 117 से ज़्यादा लेगा, 117 एम्पेयर से ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा। एक तो वो बैटरी को नुकसान पहुंचाएगा, साथ साथ वो बैटरी का जो ब्रेकर है उसको भी ट्रिप करा देगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप इसको बाईपास को इनेबल कर दें। अब इनेबल करने से क्या होगा कि आपके अगर खुदा ना खास्ता बैटरी के ऊपर आपका जो ओवरलोड होता है वो आएगा, तो ये क्या करेगा, ये उसको वापडा पे स्विच बाईपास कर देगा। आपको पता है कि वापडा पे तो आप इस 4 किलोवाट या 10 किलोवाट 20 किलोवाट भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बैटरी पे नुकसान होता है। तो फिर यहाँ पे आप इसको ऑन कर दें, ये आपकी सेफ्टी फीचर है, तो ये अच्छा रहेगा। अगले हम लोग बात करें तो हमारे पास मौजूद है ग्रेड फ्रीक्वेंसी। अब ग्रेड फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज ही इस्तेमाल होती है, तो 50 हर्ट्ज आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। 50 और 60 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने 50 सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान में 50 होती है। अगले इन्वर्टर की सेटिंग बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज सिलेक्ट करना है, तो वोल्टेज अब आपने 220 में से सिलेक्ट करना होता है, 230 सेलेक्ट कर सकते हैं या 240 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बीच की वैल्यू रखूंगा, ना ये ज़्यादा है ना ये कम है, तो यहाँ पे हमने बीच की वैल्यू रख दी जो कि 230 है और बहुत बेहतरीन रहती है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट प्रायोरिटी मोड है, तो आउटपुट प्रायोरिटी में क्या सिलेक्ट करना है आपने, USB तो सबसे बेकार मोड है क्योंकि आप यूटिलिटी सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, पहले सोलर ही करेंगे या बैटरी करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 2 मोड रह जाते हैं हमारे पास जो कि है SUB, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे कब, जब आपने बैटरी सिर्फ और सिर्फ लोड शेडिंग में इस्तेमाल करनी हो। ये आपकी लोड बैटरी बचाने का फंक्शन है। यहाँ पे पहले ये सोलर इस्तेमाल करेगा, फिर जब तक वापडा होगी तब तक ये वापडा इस्तेमाल करेगा, फिर ये आखिर में जब दोनों चीज़ें चली जाएंगी यानी कि सोलर भी चला जाएगा यूटिलिटी भी चली जाएगी, फिर ये बैटरी इस्तेमाल करेगा। वरना अगर आपको फुल बचत करनी है और आपकी लाइट नहीं जाती तो फिर आप सेलेक्ट करेंगे SBU, यानी कि पहले सोलर फिर बैटरी इस्तेमाल करे जो ये दिन में स्टोर करे, फिर आखिर में सबसे आखिर में जाकर ये वापडा को ऑन करे ताकि बिल्कुल हमारा जो बिल है वो बहुत कम आए। अगली हम लोग अदर की सेटिंग बोले तो अदर में भी काफ़ी सारी सेटिंग्स है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है ओवर टेम्परेचर रीस्टार्ट। अब वही वाली बात है कि वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई आपको कि अगर ओवर टेम्परेचर की वजह से बंद होता है तो ये आपने अलाउ करेंगे तो क्या करेगा, ये दोबारा से हर 5 मिनट बाद रीट्राई करेगा ऑन होने की। अब रीट्राई करेगा ऑन होने की, हो सकता है ओवर टेम्परेचर अभी ख़त्म ना हुआ हो, फिर ये क्या करेगा दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर ओवर टेम्परेचर होगा, फिर बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डिसेबल ही रखें। डिसेबल रखने से क्या होगा आपका इसमें कि आप एक दफ़ा बंद हो गया तो अब आप खुद आके चेक करें, सारी चीज़ें खुद आके चेक करने के बाद आप इसको मैनुअली ऑन करें। उसके बाद हमारे पास मौजूद है अगली सेटिंग जो कि है 20 नंबर सेटिंग, जिसको हम कहते हैं बैकलाइट सेटिंग, जो कि LCD की लाइट होती है। बेसिकली जो आपकी LCD चमक रही होती है ना, इसको ऑन करना या ऑफ करना, तो ये आप ऑन ही रखते हैं हमेशा। उसके बाद फिर हमारे पास मौजूद है अलार्म व्हेन प्राइमरी सोर्स चेंजेस। तो यहाँ पे हमारे पास 22 नंबर सेटिंग है। इसका मतलब क्या है कि जब भी सोलर आएगा, वापडा आएगी या बैटरी लगेगी तो ये बीप करेगा, वापडा जाएगी, सोलर जाएगा या बैटरी जाएगी तो ये बीप करेगा। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, इससे अच्छा रहता है कि हमारी जो हमें पता चलता रहता है कि वापडा आई है या नहीं आई, तो इसको भी आप ऑन रखें। अगली बात करें तो हम यहाँ पे मौजूद है हमारे पास 25 नंबर सेटिंग। 25 नंबर सेटिंग हमारे पास है फॉल्ट कोड ऑन या ऑफ। तो फॉल्ट कोड आप ऑन रखें ताकि आपके पास रिकॉर्ड आता रहे कि फॉल्ट क्या फॉल्ट आ रहा है इन्वर्टर के अंदर। उसके बाद में हमारे पास मौजूद है 19 नंबर सेटिंग। 19 नंबर सेटिंग वही वाली सेटिंग, आपने इसको ऑन रखेंगे या ऑफ रखेंगे। तो इसको आप ऑफ रखें, उससे होगा क्या कि आपके जो इन्वर्टर है आप जिस स्क्रीन पे छोड़ेंगे ना, ये उसी
स्क्रीन पर रहेगा, बार बार होम स्क्रीन पर नहीं जाएगा, यानी कि जिसपे आपके वापडा के वोल्टेज आ रहे होते हैं। अब वापडा के वोल्टेज तो आपको पता ही है कि 220 है, तो उसमें कोई देखने वाली चीज़ होती नहीं है। तो आप इसको ऑफ रखेंगे तो आप जहाँ छोड़ेंगे ये वहाँ रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मौजूद है चार्ज प्रायोरिटी सेटिंग। तो यहाँ पे इसकी 16 नंबर सेटिंग होती है ये इन्वर्टर के अंदर, और इस पर हम सेलेक्ट कर देते हैं सोलर फर्स्ट, यानी कि पहले ये सारी जितनी हो सके कि बैटरी ये सोलर से चार्ज करेगा, फिर ये यूटिलिटी से चार्ज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जब आप रखेंगे इसको 10% रूल पे आपकी अपनी बैटरी को अगर आप 10% रूल पर रखें तो ये 80% आपकी बैटरी सोलर से चार्ज कर देगा, फिर ये आपकी वापडा पे लोड डालेगा। तो आप अगर सोलर फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास होती है CSO की सेटिंग। दूसरी हमारे पास सेटिंग है यूटिलिटी प्लस सोलर, यानी कि सोलर होगा फिर भी ये तो आधी बैटरी आधी सोलर से लेगा, आधी यूटिलिटी से लेगा। तो ये तो हमारे लिए बेकार ऑप्शन है कि फायदा नहीं है इसका। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा हम लोग बैटरी की बचत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास OSO, यानी कि ओनली सोलर। तो आप इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट सोलर फर्स्ट में से या सोलर ओनली में से। तो यहाँ पे मैंने सोलर फर्स्ट सेलेक्ट किया है ताकि थोड़ी सी बैटरी में वापडा से चार्ज कर सकता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे इसको सोलर ओनली पे सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अगला ड्रॉप डाउन पर मौजूद है जो कि है हमारा सिंक पैरामीटर का। अब सिंक ये बेसिकली क्या है कि जब आप ऐप को पेयर करते हैं तो आपके इन्वर्टर में कुछ सेटिंग होती है और ऐप के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो कुछ और होती है। तो आप जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आपके इन्वर्टर से जो भी सेटिंग होगी ना उस कंडीशन की, वो उसको अपने अंदर ऐप के अंदर रख लेगा, यानी कि जो भी आप सेट करेंगे तो दोनों को सेम कर देगा। तो इसकी वजह से ज़रूरत पड़ती नहीं है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो भी आप सेटिंग करते हैं तो ये पहली दफ़ा जब ये उठाता है इन्वर्टर को तो ये वहाँ से सिंक इसको ऑलरेडी कर लेता है। फिर भी किसी वजह से आपका इन्वर्टर वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो गया हो काफ़ी अरसे के लिए या कुछ भी ऐसा हुआ हो तो ये फिर आप दबाएंगे इससे तो ये सिंक हो जाएगा। तो ये थी इसकी मुकम्मल सेटिंग। यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें सिखा दी हैं। कंट्रोल्स की अगर बात करें तो कंट्रोल्स में यहाँ पे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट किया कि आपका इन्वर्टर रीसेट हो जाएगा। यहाँ से अब आप इन्वर्टर को रीसेट कर सकते हैं पूरा, तो यहाँ से आप इसको अप्लाई करके रीसेट कर देंगे। कस्टम डायरेक्टिव की बात करें तो कस्टम डायरेक्टिव में ऐसा कुछ भी नहीं है देखने के लिए, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर का मॉडल है इसमें कोई ऐसे कस्टम डायरेक्टिव हमने सेट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये ऐप में काफ़ी सारे दूसरे मॉडल्स भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इनमें कुछ आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये हमारे इन्वर्टर के मॉडल के अंदर नहीं है। तो क्यूरी अपडेट से क्या होगा कि पहले ये चेक करेगा आपके कोई सर्वर में कोई इसके मॉडल के नंबर के हिसाब से कोई अपडेट तो नहीं आई, तो ये पहले उसको क्यूरी अपडेट से फ़ोन में डाउनलोड कर लेगा। फ़ोन में आने के बाद ये क्या करेगा कि फिर आपके इन्वर्टर से कनेक्ट होने के बाद जब आप अपडेट फ्रेमवेयर पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके इन्वर्टर के अंदर इसको डाल देगा ताकि आपके इन्वर्टर को अपडेट कर सके ये। तो यहाँ पे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि अभी इन्वेरेक्स कोई बहुत जल्दी इसका कोई अपडेट निकालने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें तो मेन वर्जन हमारे पास मौजूद है 97.11 और स्लेव वर्जन अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4.11 हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे बाकी इन्वर्टर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है 2500 VA का ये हमारा इन्वर्टर है, 230 वोल्ट चल सकता है, 10 एम्पेयर इसकी इनपुट करंट है, 10 एम्पेयर इसकी आउटपुट करंट है, यानी कि 10 एम्पेयर तक इस पे से हम लोड निकाल सकते हैं। डाटा लॉग की अगर बात करें तो आप देखें टुडे पे क्लिक करने के बाद आप सामने देख सकते हैं कि डाटा लॉग भी हो रहा है हमारा। इवेंट लॉग की बात करें तो हमारे पास टुडे पे क्लिक करेंगे, जो भी आज के इवेंट हुए होंगे, लाइन फेल, लाइट आई, लाइट गई, सोलर ऑन हुआ, सोलर ऑफ हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। तो अब जो ऐप है वो कम्प्लीटली फाइन वर्क कर रही है। कोशिश तो मैंने ये की है कि आपको दोनों चीज़ों से तरीके से समझाऊं ताकि आप इन्वर्टर की सेटिंग नंबर को भी समझ सकें और ऐप में आप क्या वैल्यू सेट कर रहे हैं वो भी समझ सकें। इसलिए लिंक करने में इसको मेहनत लगी है कि आपको समझ आ सके कि कौन सी सेटिंग आप अभी कर रहे हैं और कौन सी सेटिंग इन्वर्टर के अंदर आ रही है, ताकि इन्होंने जो सीक्वेंस है ना वो देख सकते हैं आप कि इन्होंने बैटरी वाइज, ग्रिड वाइज, PV वाइज, आउटपुट वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिए। अब ये सारी सेटिंग्स इन्वर्टर के अंदर सीक्वेंस के हिसाब से बहुत मुख्तलिफ नंबर पर आ रही हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले की सबसे पहले जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो हमारे पास 18 नंबर आ रहा है, फिर हमारे पास अगली सेटिंग आ रही है 3 नंबर की, फिर हमारे पास 30 नंबर की। जो इसकी वजह से इन्होंने जब इसको कैटेगरी वाइज सेलेक्ट किए हैं ना सेटिंग को सारी, तो इन्होंने इसको आगे पीछे कर दिए, लेकिन सेटिंग सारी वही हैं, वही 28 तकरीबन 28-29 सेटिंग है इसमें, जो कि आप इन्वर्टर में भी सिलेक्ट करते हैं और जो कि आप फ़ोन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ऐप जो है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है, मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिव है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कॉमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सेटिंग्स की वीडियोस, कैलकुलेशंस की वीडियोस, आपके जितने सवालात होते हैं उसके ऊपर वीडियोस इंशाल्लाह आती रहेंगी। कोई आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे, मैं इसी तरह से कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ, उनके जवाब भी देता रहता हूँ, और अगर आपका कमेंट अच्छा भी होता है तो इंशाल्लाह मैं उस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।